नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आईटी कंपनीज के रिजल्ट के बारे में। और इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी ने रिपोर्ट अपने जाहिर की है ये वीकेंड में। पहले हमने टीसीएस का ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। तो क्या लग रहा है, इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी दोनों स्टॉक आज बहुत ही ऊपर है। टाटा एलेक्सी तो ऑलमोस्ट 10% ऊपर रहा। और इन्फोसिस भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। तो क्या है यहाँ से, क्या ये तेजी का माहौल चालू हो गया है वो दिखेंगे, और आपको ये भाव में लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए बात करते हैं। जाने से पहले गाइस, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको हमारे लाइव सेशन लिंक पे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर लिंक अटेंड, वो क्लिक करके अटेंड करना। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इंफोसिस और टाटा एलेक्सी का रिजल्ट रहा है। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑन इंफोसिस, तो इंफोसिस का अगर आप देखो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ओवरऑल इंफोसिस का क्वार्टर टू क्वार्टर 2% माइनस था सेल्स में, लेकिन 3% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो ठीक था क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन ईयरली अगर आप देखो सेल्स 8% बढ़ा, लेकिन मार्जिन प्रॉब्लम की वजह से वो अराउंड 12% से डी ग्रो था। दैट वाज द प्रॉब्लम, इसलिए वो एस्टिमेट मिस हो गया। सामने टीसीएस का भी सेम ही था, ठीक ठाक ही था रिजल्ट, यानी थोड़ा इससे बेटर था। लेकिन तो भी आपको लगेगा कि यार ये आज स्टॉक बढ़ा क्यों। अगर आज स्टॉक, जब मैं ये वीडियो बनाऊं, ये स्टॉक ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ चुका है। तो उसका रीजन है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी है। ओके, ऑलमोस्ट आप देखिए कि आज के डे में 3.5% है। इवन आज टीसीएस भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर से इतने गिर चुके हैं कि एक तरह से कहते हैं बाइंग आ रही है। उसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्यों आ रही है। लेकिन अगर आप पी रेशियो देखो या बाकी सब वैल्यूएशन, तो अपने जो एवरेज थे इतने सालों से, उससे वो नीचे ट्रेड हो रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं टाटा एलेक्सी की, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट तो और थोड़े अच्छे नहीं थे उसके। सो अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर, सो ईयर ऑन ईयर देखिए आप, ऑलमोस्ट 12% का डी ग्रोथ। इवन प्रॉफिट में सेल्स फ्लैट था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ डी ग्रोथ दिख रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम विच नो टाटा एलेक्सी इज फेसिंग। और इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही हुआ है कि ओवरऑल अगर हम लोग पी रेशियो और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना, तो टाटा एलेक्सी ऑलरेडी अच्छा खासे कहते हैं ना हाई पी पे है। ऑफ कोर्स इनिशियली तो वो 80 के पी के अबाउ था, वो धीरे धीरे अभी नीचे आ रहा है। देन ऑल्सो स्टिल इट इज ऑन अ हायर साइड। इतने हाई पी पे अगर आप सेल्स ग्रोथ नहीं दोगे, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दोगे, तो स्टॉक कैसे बढ़ेगा। एंड दैट इज द इशू दिस कंपनी इज फेसिंग। अपने टॉप से वो ऑलरेडी 50% डाउन है। आज का वो 10% निकल के कल तक दिखा होता तो 60% डाउन है था। सो दिस इज द मेजर इश्यू कि भाई ऑलरेडी वैल्यूएशन इतना है, तब से भी ग्रो नहीं करे। लेकिन चलो यहाँ से क्या क्या लग रहा है, यहाँ से क्या रिकवरी आएंगी इस दोनों स्टॉक में, तो थोड़ा उस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। अगेन गाइस, यहाँ जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन है, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है मेरे एंड से। लेकिन इन्फोसिस का ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टेबल रेवेन्यू था, मार्जिन ओके था, थोड़ा नीचे रहा लेकिन ठीक ठाक ही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओवरऑल जो धीरे धीरे जो प्रॉफिट घट रहा है, उसका मेन रीजन वही है कि एक तो थोड़ा वीकर डील साइज हो गया है। प्लस क्या होता है कि डील धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। प्लस एआई का भी इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रीनेगोशिएट होते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। और बीएफएस एंड रिटेल सेक्टर पूरा थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड की वजह से डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। अगेन अगर हम लोग फ्यूचर आउटलुक की भी बात करें, तो वहां भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है, जैसे धीरे धीरे पाइपलाइन बढ़ रही है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, लेकिन 11.6 बिलियन की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाइपलाइन है। तो दैट इज अ थिंग। अगेन अगर वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाते हैं और ईआई का प्रॉपर यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स मार्जिन में बेटर रहेगा। कैश रिजर्व्स आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा कि ये ट्रेड वॉर की वजह से अगर यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो स्पेंडिंग कट होती है, तो डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट आएगा। नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके वजह से भी दिक्कत बढ़ जाती है कि भाई वो लोग बोलेंगे कि पहले काम आपका जो 50 बंदे लगा देते आप,
अब वही काम 5 बंदे कर रहे हैं, तो मैं इतना पेमेंट क्यों करूं? और सो अवरली बेसिस पे पेमेंट होता है मैन लेबर का। दैट इज द प्रॉब्लम इट इज फेसिंग। अगेन कंपटीशन बढ़ रही है, जब एआई आ रहा है तो कंपटीशन भी इतनी ही बढ़ेगी काफी हद तक। कितने कंपनी ऐसा भी बोलेगे भी मैं इन हाउस ले लूंगा ये R&D एंड ऑल दैट, मैं कल नॉट बट ऑपरेशंस, अगर वो एआई का प्रॉपर यूज कर पाए तो वो भी है रिप्लेसमेंट की। एंड टैलेंट एक्विजिशन में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा टैलेंट चाहिए जो एआई से भी वर्स हो। तो दे आर सम ऑफ द इश्यूज जो बड़े हैं। और प्लस अगर स्ट्रक्चर स्लो डाउन जाता है यूएस यूरोप में बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम जो मेजरली इंफोसिस फेस कर रहा है। अगर हम लोग टाटा एलेक्सी की बात, तो उनका भी मेजर इशू वही है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया पे कैटर करती है। ओके, तो ऑफ कोर्स उनके कुछ कुछ बिजनेसेस ग्रो हुए जैसे हेल्थ केयर, और काफी हद तक उन्होंने अच्छे खासे डील भी किए, लेकिन प्रॉब्लम वो होता है कि 53% उनका एलोकेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट आता है। सो दैट इज एन इशू। अगेन मार्जिन प्रेशर, धीरे धीरे लोअर यूटिलाइजेशन की उनकी जो कैपेसिटी है और जिस तरह से वो परफॉर्म, तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम, ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा गिर गया है ऑन द टॉप। सो दिस इस पर मेनली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया को कैटर करती है ओवरऑल बिकॉज ऑफ टैरिफ, और जो 25% टैरिफ लगा है ऑटोमोबाइल से, इसलिए अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी कंपनीज है तो वो अपना आईटी बजट भी कम करेगी अगर उनका सेल्स कम हो रहा है। जैसे लैंड रोवर जैगुआर अगर जा ही नहीं रहे यूएस, तो फिर वो तो अपना स्पेंडिंग कट करेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है टाटा एलेक्सी, और नेगेटिव तो अपॉर्चुनिटी एक है कि आगे जाके अगर ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट में वापिस आता है तेजी की लहर, तो उनको फायदा होगा। हेल्थ केयर और मीडिया सेक्टर में उनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकल शिफ्ट रखने में, क्योंकि ये टैरिफ वॉर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके अगर कोई डोमेस्टिक सेक्टर में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। अगेन इनोवेशन और वो सब वो तो ऑफ कोर्स कर रहे हैं। दैट्स वाई उनको एक स्पेसिफिक कहते हैं ना कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इनके पास ही है, तो वो एक फायदा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ग्लोबली अगर अनसर्टेनिटी रहेगी तो इनको प्रॉब्लम होगा। लोकल R&D सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबली एआई की वजह से बहुत एडवांस R&D हो रही है। इसमें देखना पड़ेगा टाटा एलेक्सी किस तरह से आगे बढ़ सकता है। अगेन क्लाइंट कंसंट्रेशन, क्योंकि ये 3 4 सेक्टर में जैसे मीडिया, हेल्थ केयर और सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स, तो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो अगर आप बोलोगे तो अपन करना क्या है वो बताएं, इंफोसिस में या टाटा एलेक्सी में। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो रिकवरी आई, आपको लगे क्या ये एक्स्ट्रापोलेट होगा, क्या ये वापस बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि यूएस इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो। यूएस अगर इकोनॉमी अब एआई का तो कुछ कर नहीं सकते, एआई तो आने ही वाला है, यूएस इकोनॉमी स्टेबल हो या ना हो। लेकिन एक दोनों फ्रंट से मार पड़े, इससे अच्छा है यूएस में अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो इन्फोसिस को बेटर रहेगी। और देखो ये अच्छे खासे 30 40 35% गिर गए, तो एक थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक आ रहा है, टाटा एलेक्सी में भी ये हो रहा है। लेकिन अब जब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ठीक है तो इनको भी प्रॉब्लम रहेगी। तो काफी हद तक ग्लोबली डिपेंड है, और वो हमारे कहते हैं ना कि प्रीव्यू में नहीं आते, क्योंकि कल उठ के ट्रम्प कौन सा ट्वीट कर देगा हमें पता नहीं। सो ऑल दिस इज गोइंग अगेंस्ट आईटी सेक्टर करंटली। इफ यू आस्क मी पर्सनली कि ये सेक्टर क्या बड़ा रिटर्न दे सकता है, शायद बाउंस बैक हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लेवल पे सेचुरेशन आ जाए और थोड़े पीरियड में उसी रेंज में रहे। तो ये थोड़ा देखना है कि प्लस एक चीज ध्यान रखना है कि जब आईटी सेक्टर इतने प्रॉब्लम में रहेगा ना, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा लार्ज आईटी कंपनी से। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक कंपनी होती है ना, बड़ी कंपनी, वो 3 4 आईटी के वेंडर रखते हैं। ओके, और जब कॉस्ट कटिंग आते हैं तो वो बोलते हैं यार 4 वेंडर का क्या काम है, यार 2 वेंडर को हटाओ और दूसरे जो 2 बड़े हैं और उनको पूछते हैं भाई आप कर लोगे? हाँ। तो भाई थोड़ा ऊपर नीचे भी क्वालिटी होगा, लेकिन उन दोनों को देंगे और फिर वो बड़ा ट्रेड नेगोशिएट करेंगे वो बड़ी कंपनी के साथ। तो ये चीज हो सकती है छोटी छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनीज के साथ।
तो ये ध्यान में रखना, तो वहाँ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल उन सबको फायदा हो सकता है। अगेन ये प्रोबेबिलिटी के ऐसे चांसेस हो, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम ये है कि नेगोशिएशन इतना चलेगा कि आगे जाके थोड़ा रेवेन्यू में पता नहीं चलेगा। इन्फोसिस ने गाइडेंस भी दी है जो किसी ने सोचा नहीं था, तो वो एक पॉजिटिव है। टीसीएस ने तो गाइडेंस भी नहीं दिया, तो हाल आज के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बाउंस बैक है इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत सेलिंग हो गई तो है। तो फ्यूचर का अभी भी डामाडोल है मुझे ऑनेस्टली अभी पता नहीं है क्या है। तो ये चीज है, इवन हमारे में भी कुछ आईटी स्टॉक्स है जो हमने रेकमेंड किए, लेकिन आई थिंक ये क्या दो ही है, लेकिन अभी मैं भी सोचा कि क्या करना है रिकमेंडेशन सर्विस में, मेंबर्स को पता है। तो एनीवेज हमारा तो नोट आ जाएगा आपके लिए कि क्या करना है आईटी सेक्टर में यहाँ से। लेकिन हाँ, आप अगर इन्वेस्ट करना जा रहे हो या कर रहे हो या ऑलरेडी है, तो ये सब चीजें जो मैंने बोली वो ध्यान में जरूर रखना। चलिए, तो यहाँ तक है। होप ये वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देन सी यू देन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।